हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी जीतू भैया फिर से आ गए आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर के। ये लेसन का 5th पार्ट है। 4th पार्ट अपन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। चैप्टर चल रहा है 4th चैप्टर, समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, बट इस चैप्टर में अभी हम सिर्फ वेक्टर पे अटके हुए हैं, क्योंकि वेक्टर एक्चुअली बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं का पार्ट है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने उसको 4th चैप्टर में डाला है, इसलिए हमने उसको भी 4th चैप्टर में इंक्लूड करा है। तो आज के लेसन में अपन वेक्टर और पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन में अपन समतल में गति स्टार्ट कर देंगे, 2D में मोशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो देखिए। हमारा एक ऐप है लर्न एंड शेयर, काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, और कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता वो फटाफट से इसको जाकर के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और उसके अंदर हमारे कुछ कोर्सेज हैं, फिजिक्स के भी हैं और मैथमेटिक्स के भी हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे, जिस पे बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर अपन चलते हैं अपने आज के लेसन में। आज का हमारा लेसन है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर जो होता है उसको दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। एक तो होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं डॉट गुणन, या फिर जिसको बोलते हैं अदिश गुणा, और एक होता है हमारा सदिश गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज एक्चुअली हम इस सदिश गुणा यानी हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छे अच्छे से फिगर दिख रहे होंगे। एक जगह तो मैंने खुद का ही हाथ डाल दिया, देखो दिख रहा होगा आपको। और तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने इससे पहले वाला लेसन नहीं देखा है डॉट प्रोडक्ट वाला, तो वो देख कर आइएगा। ठीक है, चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डॉट प्रोडक्ट खत्म कर दिया था ऑलरेडी, मतलब हमारा डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसमें हमने बोला था कि दो सदिशों को गुणा करने पर अगर एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं अदिश गुणा। और दो वेक्टर्स के बीच में यानी दो सदिशों के बीच में अपन डॉट लगाते हैं। उसका जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता था, मैं थोड़ा आपको बता दूं। जनरल एक्सप्रेशन वहां पे हमारा होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा उन दोनों सदिशों के बीच का कोण है और ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी दो सदिशों में दे रखे हैं। ठीक है, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस गुणन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट इसका नाम सदिश गुणा इसलिए पड़ा क्योंकि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अगर आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो उस प्रकार की गुणा को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं सदिश गुणा। अब जैसे आपने इससे छोटी वाली जो क्लासेस थी 9th या 10th, वहां तक किसी भी चीज का वेक्टर फॉर्म नहीं देखा था। जैसे आपको पता है, अगर मैं आपको कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊं, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो वेक्टर होती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको W भी बताया था ना लास्ट क्लास में, कार्य बताया था। अब आपने 9th क्लास में सिर्फ इतना से पढ़ा कि F × S होता है, लेकिन उसका एक्चुअल फॉर्म है FS cos थीटा होता है। तो ऐसी कुछ और भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके बारे में आपने क्लास 9th के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनका जनरल फॉर्मूला पढ़ा, मतलब उनका सदिश रूप नहीं पढ़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी राशियों के बारे में जिनको गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले आपके लिए डेफिनेशन देखो क्या लिखी है। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण व उनके बीच के कोण की जा का मतलब होता है साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम के अनुसार दी जाती है। इसको भी साइड में रखते हैं अपन, 2 मिनट समझते हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कि अगर हम दो राशियों का, पहली बात तो उसको लिखते कैसे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है ना, इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि हम क्रॉस लगाते हैं। देखो ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बनाया है। डॉट नाम पड़ गया डॉट क्योंकि उससे मैं अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, इसलिए इसको और इसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इसके बीच में डॉट लगा दिया, इसके बीच में क्रॉस लगा दिया, बस सेपरेट करने के लिए लगा रखा है। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अब इसमें गुणा हो रहा है, गुणा तो उसमें भी हो रहा है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब भी गुणा से होता है और गुणा का मतलब भी गुणा से, मतलब क्रॉस लगाते तो भी गुणा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगाया दो सदिश राशियों के बीच में। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, ए और बी का, देखो क्या बोला इसने, परिमाण। देखो दोनों सदिशों का परिमाण, तो ए और बी का हमने परिमाण लिख दिया। उसके साथ लिखेंगे बेटा साइन थीटा, यानी उनके बीच के कोण का साइन। और साथ के साथ एक और चीज आएगी हमारे पास यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं एन कैप। अभी एन कैप मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, उससे पहले समझिए, जैसा मैंने आपको बोला कि दो सदिश राशियों का
सदिश गुणनफल करने पर या क्रॉस प्रोडक्ट करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया सदिश में दो चीजें होनी चाहिए, पहला उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा। मैंने बोला था ना सदिश को कैसे लिखते हैं, उसका परिमाण और उसकी दिशा के लिए एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, यानी एक एकांक सदिश लिख देते हैं, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे भी आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ए बी साइन थीटा, ये तो बताता है उसके परिमाण को, जो सदिश राशि में प्राप्त होगी उसके परिमाण को बताता है। और ये जो एन कैप आपको दिख रहा है ये उसकी दिशा को बताता है। अब यहाँ पे एन कैप ही क्यों लिखा, ए कैप क्यों नहीं लिखा, बी कैप क्यों नहीं लिखा, वो भी अपन बात करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि दो सदिश राशियों के क्रॉस प्रोडक्ट करने से या सदिश गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, ए बी साइन थीटा जो उसके परिमाण को बता रहा है, और एन कैप उसकी दिशा को बता रहा है जो कि एकांक सदिश है। अब मैं आपको बताता हूं इसका नाम एकांक सदिश, इसका नाम एन से क्यों, मतलब इसको एन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में ये है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ये जो एन कैप है वो बता रहा है हमारे नॉर्मल यूनिट वेक्टर को, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब जो लंबवत हो, तो लंबवत एकांक सदिश है ये हमारा, लंबवत एकांक सदिश, क्योंकि नॉर्मल की स्पेलिंग एन से स्टार्ट हो रही थी इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या बोलते हैं एन कैप रख दिया। अब ये एन कैप क्या है और यहाँ पे क्यों आया, कैसे आ गया, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहले आप समझे कि यहाँ पे एन कैप किसको बता रहा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को, यानी लंबवत एकांक सदिश को बता रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकी गुणनफल की दिशा को बताने का काम कर रहा है। अब ये जो दिशा होती है वो जिस प्लेन में दोनों वेक्टर हैं, जिस सदिश में दोनों वेक्टर हैं उसके लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पे अपन ने जो कैप जो हमने एकांक सदिश लिया वो क्या है, लंबवत सदिश है। मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बहुत प्यारा सा, तो आपको एक प्लेन नीचे दिख रहा होगा सबको, ठीक है ना, दो अलग अलग डायग्राम बना रखे, ये भी बना रखा और ये भी बना रखा है, तो आप सबको दो प्लेन दिख रहे होंगे। तो ये क्या बोलता है कि मान लो भाई ये कोई प्लेन है, यानी ये कोई तल है और तल में कोई दो सदिश है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है ना, मेरे पास कोई दो सदिश है। अभी इनके बीच में इस तरीके से कुछ कोण है, ए और बी के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे वहां पे भी हो रहे थे, तो कोई कोण है, तो जब मैं इसका गुणा करूंगा ना तो जो मुझे सदिश प्राप्त होगा वो इस तल के लंबवत होगा, ठीक है ना, इस तल के लंबवत होगा, ऊपर होगा नीचे होगा एक अलग बात है, लेकिन होगा इस तल के लंबवत, ठीक है। और इसकी दिशा को बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं, एन कैप। इसके परिमाण को बताने के लिए हम लिख देते हैं ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो क्या परिमाण, और इसको इसकी एकांक सदिश से गुणा कर दो तो दिशा, तो ये पूरा का पूरा क्या गया, वेक्टर, ये परिमाण और ये उसकी दिशा को बता रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर, यानी नॉर्मल वेक्टर हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, नॉर्मल एकांक, नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों लिखा अपन ने, लंबवत एकांक सदिश, क्योंकि गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर जो सदिश हमें प्राप्त होता है वो उस तल के क्या होता है, लंबवत। अच्छा, लंबवत ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये कोई प्लेन है, उसमें नीचे भी हो सकता है लंबवत और ऊपर भी, जैसे नेक्स्ट पिक्चर देखो आप, देखो अब ये जो लंबवत है ना, ये ऊपर भी हो सकता था और ये नीचे भी हो सकता था, तो कब क्या होगा उसके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। पर उससे पहले आपको इसको रीड करना आना चाहिए कि ए बी साइन थीटा उसके परिमाण को बता रहा है और एन कैप उसकी दिशा को बता रहा है। और एन कैप हमने क्यों लिया, क्योंकि जो भी हमें परिणामी मिल रहा है, जो भी रिजल्टेंट हमने मिल रहा है गुणा करने पर, वो तल के लंबवत है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, डिपेंड करता है। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो फिर अपन वापस उसी पेज पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने यही सारी रावण लिखी हुई है। मान लो कि भाई ए क्रॉस बी को गुणा करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त हुई और सदिश राशि को अपन ने नाम क्या दे दिया, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर किसके बराबर आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये खुद किसके को लाया, ए बी साइन थीटा, और हमारे पास आया एन कैप के। ए बी साइन थीटा परिमाण को बताता है और एन कैप उसकी दिशा को बताता है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो देखो इस प्रकार यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं तो इनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी एक सदिश राशि सी वेक्टर होगा, यानी इन दोनों का सदिश गुणा करने पर हमें एक राशि प्राप्त हुई है जो सदिश है, उसका नाम अपन ने सी वेक्टर दे दिया, और जिसको निम्न प्रकार से अपन बता सकते हैं। और देखो वो निम्न प्रकार क्या है, वो रहा ये जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, वो ये रहा, ठीक है ना, जहां पे एन कैप क्या है, एन कैप ए और बी के लंबवत एकांक सदिश है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इसलिए स्पेलिंग क्योंकि एन से स्टार्ट हो रही है इसलिए इसको अपन ने बोल दिया एन कैप,
ठीक है ना। बाकी ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके लंबा था उसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए अपन ने बोल दिया एन कैप। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। अब उस पीछे वाली स्लाइड पे वापस जाते हैं, वहां पे वो दक्षिणावर्ती पेच वेच ऐसा कुछ फालतू की बातें बोल रहा था। तो देखो यहाँ पे इसने एक रूल बोला है, दक्षिणावर्त पेच नियम। देखो दक्षिणावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और पेच मतलब होता है स्क्रू। तो यानी हमें कुछ स्क्रू रूल की, इसको इंग्लिश में स्क्रू रूल भी बोलते हैं, है ना। तो स्क्रू रूल की कुछ बात कर रहा है, वो स्क्रू ये रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लो ये मेरे पास स्क्रू है, ठीक है ना। आप सबको पता है स्क्रू में चूड़ियाँ होती हैं, सर पे लगाकर चूड़ियाँ होती हैं। तो जब मैं देखो स्क्रू को कसूंगा, देखो ऐसे कस रहा हूँ ना, मैं स्क्रू को कस रहा हूँ तो देखो स्क्रू ऐसे गति कर रहा है। मैंने आप लोगों के लिए बनाया, देखो है ना। अभी देखो हमारा स्क्रू है, मान लो ना ये स्क्रू है और इसके सर्पिलाकार की डायरेक्शन है। तो जब मैं स्क्रू को अंदर कसूंगा, देखो डायरेक्शन कहाँ जा रही है, क्लॉकवाइज। अगर स्क्रू कहाँ जा रहा हो, अंदर। ऐसे अगर स्क्रू खुल रहा होगा ऐसे, तो दिशा उल्टी हो जाएगी, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चलने लग जाएगा। तो हम इस एन कैप की दिशा निकालने के लिए जिस नियम का उपयोग करते हैं वो होता है स्क्रू का नियम, यानी पेच का नियम, या फिर एक और रूल भी है थंब रूल, ठीक है, वो भी राइट हैंड का। राइट हैंड के थंब रूल का भी आप यूज कर सकते हो। अब कैसे, मान लो आपने जो कोण लिया है वो कहां से कहां पे लिया, देखो कोण यहाँ पे हमने ए से बी की तरफ लिया है, ठीक है। आपको चलो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे बना देता हूँ। मान लो ये वेक्टर जो है बोर्ड पे बने हुए हैं ऐसे, इसी प्लेन में, मेरा जो प्लेन है ना इसी पे वेक्टर बने हुए हैं और हमने कोण ए से बी की तरफ लिया है। तो मान लीजिए आपने कोण लिया है बी से ए की तरफ, है ना, बी से ए की तरफ मान लो। तो देखो बी से ए की तरफ अगर मैं कोण लेता हूं ऐसे, आई गेस सबको एरो दिख रहा होगा। तो बी से ए की तरफ अगर मैं गया तो देखो हमारा स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर। इसका मतलब इसका परिणामी इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, ठीक है। अगर मैं इससे समझने की कोशिश करूं तो देखो ये प्लेन कुछ इस तरीके का है, मतलब ऐसे कोई प्लेन है, ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ऐसे प्लेन बाहर निकल रहा है। उसमें दो सदिश हमने बनाए हैं, ये रहा दो प्लेन हमने बनाए ए और बी। और हमारा जो कोण है वो कहां से कहां पे, ए से बी की तरफ। तो देखो अगर आप स्क्रू रूल लगाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो बहुत आसान है, आप थंब का रूल लगा लो। थंब भी वही है, ऐसे चल रहे हो देखो, है ना। हमारा जो कोण है कहां से कहां पे चल रहा है, ए से बी की तरफ। हम कहां से कहां पे चल रहे हैं, ए से फ्रॉम ए टू बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो कहां आएगा, ऊपर। हमारा ए टू बी चल रहा है, यहाँ पे ऐसे देख लो, ऐसे चलना है ना अपने को ए से बी की तरफ। तो देखो कर्ल कहां से कहां पे आ रहा है, हाथ कहां से कहां पे, ए से बी की तरफ। तो हमारा रिजल्टेंट का आया ऊपर। जब ए से बी की तरफ जाएंगे तो हमारा रिजल्टेंट का आएगा ऊपर। आई होप मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। इसके लिए मैंने एक फीलिंग और देने के लिए, क्योंकि इसको फील करना इतना आसान भी नहीं है, ये रहा, ये भी मैंने डायग्राम बनाया है। ये देखो मैंने ये डायग्राम भी बनाने की पूरी कोशिश करी कि जब आप अपने हाथ को यूं कर्ल करते हो, देखो ना मुट्ठी ऐसे बंद हो रही है, तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं ना। जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट का आएगा ऊपर। तो जब हम कोण को या क्रॉस को ए से बी की तरफ लेंगे तो रिजल्टेंट का आएगा ऊपर। इसको हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि कोण ए से बी की तरफ है तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तो मेरा हाथ नहीं है, ये जरूर मेरा हाथ है। तो हमारे इसके अंदर ए से बी की तरफ आया हमारा। और इस वाले में देखो अगर मैं बी टू ए जाऊं तो, यानी अगर मैं बी टू ए लिख रहा हूं तो इसको मैं लिखूंगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कोण जहां से जहां पे लिया हम वहां से वहां पे चलते हैं। ए से बी लिया है तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो अपन लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखो इसमें मेरा ही थंब में मेरा ही हाथ है, तो देखो इसमें हमारा ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नीचे की तरफ। थोड़ी मुट्ठी मेरी उल्टी हो गई क्योंकि मेरी फोटो ढंग से क्लिक नहीं हो पाई। तो ऐसे हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बी टू ए, तो कहाँ जा रहे हैं अपन, नीचे। जब बी टू ए जाएंगे, नीचे जाएंगे, देखो रिजल्टेंट हमारा क्या है, नीचे, ठीक है। तो जब हमारा कोण बी टू ए होगा, फिर मैं एक बार बता देता हूँ, बी टू ए ऐसे ऐसे कर्ल कर रहे हैं अपन। इस वाले में देखो हमारा जो कोण है वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, बी टू ए। तो हमने प्लेन ये वाला लिया ना, प्लेन ऐसे लिया है। अब ये देखो हमारा ऐसे एरो बना हुआ है, तो अगर हम बी टू ए जाएंगे तो कहाँ जा रहा है रिजल्टेंट, नीचे। अगर हम बी टू ए जाते हैं तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं इसको, ऐसे, ठीक है। या फिर थंब का यूज करो, ये बी से ए की तरफ आ रहा है, हमारी कर्ल देखो फिंगर्स बी से कहाँ की तरफ आई, ए की तरफ, तो रिजल्टेंट का आएगा नीचे। अगर हम ए से बी की तरफ जाएं, कैसे देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, ए से बी की तरफ, तो रिजल्टेंट का आया ऊपर, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप स्क्रू का रूल भी लगा सकते हो। अभी देखो इस वाले में स्क्रू जो आप इधर रखोगे, मान लो स्क्रू आपने से रखा है प्लेन पे,
ठीक है। जैसे इस प्लेन पे आपने स्क्रू रखा, तो प्लेन जब पेज को घुमाओगे, घुमा रहे हो तो ऐसे घूम रहा ना ये, तो हमारा स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर। तो जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो पेज अंदर जा रहा है, तो हम जा भी तो बी से ए की तरफ रहे, तो रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा। इस वाले केस में देखो हमें ए से बी की तरफ जाना है, तो स्क्रू को खोलना पड़ेगा। जब मैं स्क्रू को खोलता हूँ, आप सब जानते हो ना स्क्रू कहाँ जाता है, ऊपर। देखो भाई स्क्रू खुल रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, देखो स्क्रू खुल रहा है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, वही रहा, ठीक है। और अगर हम थंब रूल लगाना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। थंब रूल में देखो मैंने आपको बताया, ए से ये देखो, ए से बी की तरफ, ठीक है। ए से बी की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपन, ऊपर। और इस वाले केस में बी से ए की तरफ, तो नीचे जाएंगे। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। क्योंकि ये तल के लंबवत है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज करा उसकी दिशा के लिए, एन कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि जो ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट था वो कहाँ आ रहा है, ऊपर, और बी क्रॉस ए का जो भी रिजल्टेंट यानी परिणामी था वो कहाँ आ रहा है, नीचे। तो बेसिकली दोनों कभी बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सदिश है और सदिश की दिशा होती है। अगर सदिश की दिशा बराबर नहीं है तो सदिश कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि समान सदिश की डेफिनेशन क्या थी, जिनका परिमाण भी समान हो और जिनकी दिशा भी समान हो। अब इस वाले केस में परिमाण तो हमारे पास आ रहा है ए बी साइन, वापस लिख देता हूं, हाँ, ए बी साइन थीटा एन कैप। मान लो ये एन कैप इसका पॉजिटिव मान लिया हमने, ऊपर की दिशा को प्लस एक्स प्लस वाई की दिशा है, तो मान लो पॉजिटिव मान लिया। और इस वाले को हम नेगेटिव लिख देते हैं, क्योंकि माइनस एन की दिशा में, माइनस वाई की दिशा में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए में हमारे पास आ गया बी ए साइन थीटा, और साथ में हमारे पास कौन आएगा, माइनस का एन कैप। तो आपको साफ साफ दिख रहा है परिमाण तो समान ही है, यहाँ पे भी ए बी साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी बी ए साइन थीटा आ रहा है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। 2 गुणा 3 भी 6 ही होता है, 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है। लेकिन परेशानी किसने कर दी, इस एन कैप ने, क्योंकि दोनों की दिशा समान नहीं है तो दोनों सदिश भी समान नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा सदिश गुणनफल कभी भी क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता है। मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वलेंट टू बी क्रॉस ए, ठीक है, कभी बराबर नहीं होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। भाई इसमें से आप माइनस बाहर ले लो, माइनस हटा दो इसमें से, वापस बन जाएगा ए क्रॉस बी। तो दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो अगर मैं इनका परिमाण लिख दूंगा ना तो फिर बराबर हो जाएंगे। परिमाण मतलब इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। मान लो मैंने बोला एक वस्तु पर बल जो है वो 2 न्यूटन का लग रहा है, मैंने बोला वस्तु पर 2 न्यूटन का बल ऊपर लग रहा है तो +2 न्यूटन, और अगर वस्तु पर बल नीचे लग रहा है तो -2 न्यूटन। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या दोनों बल बराबर है, तो आप बोलोगे सर परिमाण तो बराबर है, 2 न्यूटन ऊपर भी लग रहा है, 2 न्यूटन नीचे भी लग रहा है, लेकिन दिशा अलग अलग है, ठीक है। कि पहले तो बल 2 न्यूटन ऊपर लग रहा था, अभी बल 2 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो परिमाण तो समान निकला, मतलब ये भी 2 है और वो भी 2 है, लेकिन दिशा विपरीत निकले, इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन परिमाण में दोनों बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जब अपन परिमाण के बारे में बात करते हैं तो फिर दिशा का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब हम 2 वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो अब अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। नहीं, माइनस लगा तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन उनका परिमाण हमेशा बराबर होता है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये इसका है वैल्यू और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। आई होप इतनी बात तो सबको आ गई होगी, पर फिर भी अपन एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये हमारा पेज हुआ, ये अपन ने समझ ही लिया कि कैसे स्क्रू रूल का अपने को यूज करना। देखो इसमें भी हमने कोशिश करी आपको बता दें, ऐसे जा रहे हैं ना अपन, ऐसे घुमा रहे हैं अपन हाथ ऐसा, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है अपन, हमारा चक्र ऐसे घूम रहा है, तो रिजल्टेंट का आएगा ऊपर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होता है सदैश, हाँ, ए क्रॉस बी से सदैव हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका नाम ही सदिश गुणा इसलिए पड़ा क्योंकि 2 सदिशों को गुणा करने से हमें एक सदिशी प्राप्त होता है, ठीक है। उसका नाम अदिश गुणा इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पे 2 सदिशों को गुणा करने पर हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश के लिए दिशा भी चाहिए, परिमाण भी, इसलिए परिमाण बता रहा है, और ये एन कैप उसकी दिशा को। एन कैप क्यों लिखा, क्योंकि वो स्थल के लंबवत, यहाँ तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू का नियम। ये स्क्रू नहीं, मेरी पेंसिल है, नॉर्मल जो स्क्रू होता है ये रहा, ये वाला स्क्रू, ठीक है। चलो फिर अपन चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया। अच्छा इसमें देख लो आप, जैसे हमारा तल के ऊपर की तरफ आ रहा है, ये देखो ऊपर,
इसमें तल के नीचे आ रहा है। बस ध्यान रखना, प्लीज यूज ओनली राइट हैंड थंब रूल, सिर्फ सीधे हाथ का नियम यूज करना है, उल्टा हाथ गलती से मत करना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो फिर अपन आगे चल सकते हैं इसके गुणों पे। पहला गुण तो देखो क्या है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव दोनों सदिशों को सम्मिलित करने वाले तल के लंबवत होता है। ठीक है, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट उसी तल में नहीं हो सकता, सभी भी सदिश गुणनफल उसी तल में नहीं होगा, उस तल के लंबवत या तो ऊपर होगा या उस तल के लंबवत नीचे होगा, लेकिन उस तल में कभी भी नहीं हो सकता। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। अर्थात ए और बी के लंबवत होना चाहिए, चाहे ए व बी परस्पर, हाँ ये भी ध्यान रखना, मान लो ए और बी एक दूसरे के लंबवत आ गए, मान लो ये कोई एक सदिश वो है, प्लेन है, और इस प्लेन में मान लो दो वेक्टर हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, मान लो एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, और एक वेक्टर हमारा ये रहा, मान लो इसको अपन इससे बना देते हैं। देखो यहाँ पे दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो एक ही तल में, लेकिन फिर भी इनका जो परिणामी होगा वो इसी तल में नहीं हो सकता। इनका परिणामी अपन वही देखो रूल से निकालते हैं, अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो, है ना, देखो ए से बी की तरफ, तो परिणामी कहाँ आएगा इनका ऊपर, तो ये कलर ले लेते हैं, तो ये आ गया। तो कभी भी जो परिणामी होगा ए क्रॉस बी का वो कभी भी उसी तल में नहीं हो सकता, चाहे भले वो दोनों के दोनों हमारे जो भी वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों सदिश जो हैं, चाहे वो एक प्लेन में क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी उसी तल में नहीं होगा, उस तल के हमेशा लंबवत ही होगा। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको समझ आई होगी। चलो फिर अपन आगे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करता। मैंने आपको बोला था ना, क्रम विनिमय के नियम की पालना नहीं करेगा। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि हम ऑर्डर ही चेंज कर दें, पहले ए के बजाय पहले बी को लिख डालें, तो उसको ही फॉलो नहीं करेगा, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन उनका परिमाण जरूर बराबर होगा। ठीक है, परिमाण में आप क्या लिखोगे, सिर्फ ए बी साइन थीटा, उसमें था बी ए साइन थीटा, क्या फर्क पड़ना है, दोनों का परिमाण तो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अर्थात ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के परिमाण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, परंतु दिशाएं विपरीत होती है, जो इतनी देर से मैं आपके लिए गाना कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो हाँ, सदिश गुणनफल वितरण नियम की पालना करता है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट करता था वितरण नियम की पालना, मैं एक बार लिख देता हूं, क्या था वो, ए डॉट बी प्लस सी, ये था हमारा वितरण नियम। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये इस तरीके से वितरण नियम की पालना करता है। तो ये भी करता है, इसमें यहाँ मिस्टेक, यहाँ पे प्लस आएगा, मैं करेक्शन कर देता हूँ, है ना। आई होप अब सबको क्लियर होगा कि प्लस ही है, क्रॉस नहीं है, गलती से लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वितरण नियम की पालना करेगा। ए भाई साहब पहले बी के साथ जाएंगे, फिर ए भाई साहब सी के साथ जाएंगे, सिंपल। ठीक है ना, ए का पहले बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, सिंपल। तो ये भी वितरण नियम की पालना करता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट करता था वैसे ये भी करता है। ठीक है, पर फिर आपको कह रहा हूँ प्लीज गलती से भी कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। अभी मैं आपको जब इसके रूल पढ़ाऊंगा ना, तो इसके रूल इसके जस्ट उल्टे होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होगा वो अधिकतम कब होगा। अब जैसे आपसे मैं डॉट प्रोडक्ट पूछता था, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको बोलता था कॉस थीटा, क्योंकि आता था ना उसमें ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जब अधिकतम मान होगा तब ए और ए डॉट बी भी मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो वहां पे कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता था और वो 0 पर मिलता था, मतलब उन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा का अधिकतम मान भी एक ही होता है, लेकिन उसका कोण आता है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे अधिकतम मान आपको मिलेगा जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी इस वाले केस में जब हमारा जो सदिश है वो एक दूसरे के जब लंबवत होते हैं, उस केस में हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि हमें साइन थीटा का अधिकतम मान चाहिए, वो 1 होता है, कहाँ होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो फिर अपन आगे चलते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बता ही दिया कि अधिकतम मान के लिए हमारा साइन थीटा 1 होना चाहिए। उस केस में देखो रिजल्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा की तो 1 हो गई एन क्या, तो रिजल्ट आया हमारे पास ए बी एन क्या। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, सिंपल सा पॉइंट था। और इसी तरीके से न्यूनतम के लिए तो साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 होगा, -1 नहीं बोलना, परिमाण के हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है, प्लस माइनस के साइन से नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं बोला आप सर न्यूनतम मान तो -1 होता है सर, ऐसे नहीं, न्यूनतम मान अपने को 0 लेना है। तो 0 होता है या तो 0 डिग्री पे या तो 180 डिग्री पे, दोनों पे इसका मान 0 होता है। तो जब दो जो हमारे
वो होंगे सदिश होंगे, उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो न्यूनतम होगा। जबकि हमारा उस वाले केस में आप जाओ डॉट प्रोडक्ट में, उसमें उल्टा था, उसमें कॉस का मान 0 डिग्री पर अधिकतम था और 90 डिग्री पर न्यूनतम था। तो दोनों गए ना, देखो बिल्कुल न्यूनतम था, उल्टी बात है। वहां पे 0 डिग्री पे क्योंकि कॉस का मान 0 पे 1 होता है, तो वहां पे अधिकतम मान 0 पर प्राप्त हुआ था और न्यूनतम मान 90 पर। जबकि यहाँ पे साइन थीटा है, तो अधिकतम मान 90 पर प्राप्त हुआ और न्यूनतम मान 0 पर या 180 पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। हमने न्यूनतम क्यों बोला, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। अगर 180 नहीं पता तो 0 तो पता है। ठीक है, वैसे तो मैंने ये भी बताया ही आपको। अभी देखो, एक सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल 0 होता, जबकि वहां पे उल्टा था, किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा उसका वर्ग दे देता था। याद करो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कहीं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा है तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे ए और कॉस 0, क्योंकि एक ही तो दिशा में दोनों, भाई पहला भी इसी दिशा में और उसी का ही भाई है, वो खुद ही है, आइडेंटिकल है, तो उसी दिशा में होगा। कॉस 0 के केस में हमारे पास मान आता था a², लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे तो a क्रॉस a का मतलब हो गया a साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है। इसलिए यहाँ पर जो समान सदिश होते हैं उनका जो हमारा मान है वो क्या होता है, 0। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो वहां पे जो था कि भाई i को i से आपने डॉट करा तो 1 आ जाता था, j का j से डॉट 1 आ जाता था और k का k से डॉट 1 आ जाता था, तो यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, तीनों के तीनों 0 है। ठीक है, तीनों के तीनों 0 है, क्योंकि यहाँ पे एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है, 0 वेक्टर लिखा है। ये भी एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। वहां पे i डॉट i 1 होता था, यहाँ पे i क्रॉस i 0 होता है, क्योंकि सेम दिशा है ना, सेम दिशा, तो cos 0 आ गया कौन, और साइन 0 का मान 0 होता है, जबकि cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे सब उल्टा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, या कोई भी सदिश आप ले लो, उसका उसी से गुणा करने पर हमेशा 0 मिलेगा, जबकि वहां पे उसका वर्ग मिल जाता था। और एकांक सदिश करते थे तो एकांक सदिश का क्योंकि परिमाण एक ही होता था, इसलिए हम सीधा सीधा एक ही लिखते थे। कैसा करते थे, मैं बोल रहा हूँ, i डॉट i करते थे ना, तो आएगा i का परिमाण और cos 0, i का एकांक सदिश तो एक ही परिमाण आएगा, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, तो हमें मिल जाता था 1। जबकि यहाँ पे जो कोण है वो 0 डिग्री है और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे इसके अंदर ये हो गया 0। तो फिर अगर मैं i क्रॉस j करूंगा, j क्रॉस k करूंगा, या ऐसे ही सब उल्टे सीधे करता रहूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे भी अपन डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी अपने को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, अगर मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा ना, तो आप थोड़े से क्या कंफ्यूज हो जाओगे, पर आपको एक अच्छा सा फील आ जाएगा। तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कहानी चल क्या रही है। कहानी ये कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जो बाहर आते हुए आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो आपका जेड अक्ष है। जैसे मैंने आपको बताया था दीवार का एक कोना, रूम का एक कोना, तो उस पर एक्स था, वाई था और जेड भी था, तो ये एक्स वाई जेड हो गया। इसके यहाँ पे आई कैप है, इसके यहाँ पे जे कैप है और इसके यहाँ पे के कैप है। और मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा कोण को कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो हम कोण को ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे, देखो अगर मैं थंब रूल के अकॉर्डिंग बताऊं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो क्या मिलेगा, जेड। खुद सोचो ना भाई, ये एक अक्ष है, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मान लो ये एक तल है, थोड़ा सा आपको फील देता हूं मैं, ये एक तल है और ये एक तल है। ठीक है, आई होप सबको ये फील आ रहा होगा थोड़ा सा। ये हमने 3D में फिगर बनाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, जो उस दिन मैंने बनाया था वही वाला है, वो लाए थे हम, जो हमने बनाया था कार्डबोर्ड का, वही वैसा ही कुछ। तो मान लो ये ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। तो जब हम आई से जे की तरफ जाएंगे, देखो ना, जब आई से जे की तरफ जाएंगे तो जेड मिलेगा, तो यानी के क्या मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला था अगर मैं जे क्रॉस आई कर दूंगा, अभी मैंने क्या करा, जे क्रॉस आई, अब देखो मैं जे से आई की तरफ जा रहा हूं ना, तो क्या मिलेगा, अंदर, यानी वो किसकी दिशा में हो गया, इसकी विपरीत दिशा में, माइनस के दिशा में। और ये भी अपन ने पढ़ा ही था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर।
इसलिए आई क्रॉस जे से तो हमें के कैप मिला, लेकिन जे क्रॉस आई से हमें माइनस के कैप मिला। तो उसके लिए ये इतना झंझटबाजी में नहीं फंसते हम, उसके लिए एक छोटा सा सर्किल बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। और इसके अंदर ये आप पूरी तरीके से फ्री हो, कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हो। मान लो मैंने आप लोगों के लिए सीधा सीधा सर्किल बनाया, ये रहा। बस ध्यान रखना वो सर्किल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये हमारा आई है, ये हमारा जे है और ये हमारा के है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो अगर हम आई से जे की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो के मिल जाएगा। तो देखो आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के। लेकिन देखो एंटी क्लॉकवाइज चलना था, लेकिन जे से आई की तरफ जा रहा हूं तो कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सारी चीजें पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन क्लॉकवाइज में सारी चीजें कैसे हो जाती है, नेगेटिव। आपको बोला ही था मैंने, कौन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो आई क्रॉस जे आपको क्या देगा, के पॉजिटिव का। लेकिन अगर मैंने जे क्रॉस आई कर दिया तो देखो क्लॉकवाइज चल गया, मैं चल गया तो फिर माइनस का क्या जाएगा। अच्छा, इसमें भी अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो कि आई जे के कहीं पे, आप मान लो यहाँ पे आई लिखा आपने, जे लिखा पे के लिखा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे नहीं आप क्लॉकवाइज लिख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आई जे के बस एंटी क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, बाकी लिखो आपकी इच्छा, कहीं लिखो, कौन मना कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर मैं जे क्रॉस के करता हूं, जे क्रॉस के किया मैंने, देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं अभी भी, तो क्या आएगा, आई क्या। लेकिन अगर मैंने के क्रॉस जे कर दिया, क्लॉकवाइज चल गया, तो के क्रॉस अगर मैंने जे कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का ही आ जाएगा। ऐसे देखो अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा सेम दिशा में, मतलब यूं एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है, तो के क्रॉस आई में हमें जे ही मिलेगा। भाई जो बचा वो लिख दो, के क्रॉस आई है, बचा कौन, जे, लिख दो। ऐसे अगर मैं आई क्रॉस के कर दूं, देखो अगर मैं आई से के की तरफ जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो बचा कौन, जे, लेकिन क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा आएगा माइनस का आई, सॉरी माइनस का जे। ठीक है, आई होप ये सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मैंने आई का आई के साथ कर दिया, जे का जे के साथ कर दिया, या फिर के का के साथ कर दिया, तो तीनों क्या होंगे, जीरो। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगर हमें इतनी बात समझ आ गई तो फिर अपन क्वेश्चंस पे चल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको बड़ी अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक है, बड़ी अप्रोच कौन सी, जो बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली अप्रोच है, जो हम एग्जाम में कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। ये पहला वेक्टर है, ए वेक्टर, ये ए क्रॉस बी करना है ना, मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए ये रहा क्रॉस बी ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो 3 गुणा 6, तो 3 गुणा 6, लेकिन आई का आई के साथ हो रहा है इसलिए 0। फिर यहां पे देखो आई क्रॉस जे है ना, 3 आई, इससे मैं पूरा लिख देता हूं चलो ढंग से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्रम विनिमय के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो कर रहा था ना। तो मैंने देखो 3 आई कैप को इस पूरे से गुणा करके लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन एज इट इज लिखा, 4j लिखा, और ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। अब ये देखो आई क्रॉस आई करूंगा 0, तो लिखने का सेंस ही नहीं है। आई क्रॉस जे साइड में बना लो आप, कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आई हो गया, मान लो ये जे हो गया, मैंने आपको बोला ना कहीं पे भी लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के देगा, तो 3 गुणा 10, और ये आ गया इसके साथ के क्या, इसका इसके साथ तो 0 हो गया, इसका इसके साथ हमें के कैप करके चला गया। फिर इस तरीके से देखो जे का आई के साथ, तो ये माइनस का 6 चौक 24, और जे क्रॉस आई देखो क्लॉकवाइज चल गया, बचा तो के, लेकिन क्लॉकवाइज चल गया, इसका मतलब माइनस का के। और थर्ड देखो जे क्रॉस जे वापस 0, तो हमारा रिजल्ट है ये हो गया 30 के और माइनस माइनस प्लस 24 के क्या, तो उत्तर देखो कितना आया 54 के क्या, जबकि वहां पे के वे कुछ नहीं आता था क्योंकि वो अदिश राशि थी, लेकिन एक सदिश राशि, यानी इनका परिणामी
हमारा जो है वो z की दिशा में होगा, वो भी धनात्मक z की दिशा में, ठीक है। और उसका परिमाण कितना होगा 54। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक मैं आपको दूसरा मेथड सिखाता हूँ जिसको अपन डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है, सारणिक विधि बोलते हैं। वो ज़्यादा इजी है, उससे क्वेश्चन जल्दी हैंडल हो जाएंगे। ये आपको टाइम लेगा, जैसे 2 का था तो हो गया आराम से, 3 का होता तो पहले का तीनों से, दूसरे का तीनों से, तीसरे का तीनों से। भाई डॉट में तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि आई डॉट आई करना है, जे डॉट जे करना है, के डॉट के करना है, बाकी सब तो वैसे ही जीरो हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे बड़ी गड़बड़ वाली बात है, इसीलिए एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, वो मैं दूसरे वाले के ऊपर बताता हूँ। तो मान लो हमें ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर हमें दे रखा है, मान लो आई कैप माइनस का आई प्लस का 2 जे, और थर्ड है हमारे पास प्लस का 4, और जो हमारा बी है वो क्या हमारे पास बी वेक्टर है हमारे पास, वो हमारे पास 3 4 3 माइनस 4 2, तो ये 3 माइनस 4 और 2। ठीक है, अब देखो क्या करना है, सिंपल। अब मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ ए क्रॉस बी का, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा, फिर ऐसी 2 डंडियां खींचनी है, इसको अपन बोलते हैं सारणिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ऊपर लिखने हैं जो हमारे हैं आई जे और के, 3 ही है तो आई जे के ही लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए होता तो हम क्या करते हैं, पहले बी की टर्म्स लिखते 3 माइनस 4 2, और फिर ए की लिखते माइनस 1 2 और 4। लेकिन अभी अपन से ए क्रॉस बी पूछा है ना, तो अपन पहले ए की टर्म्स लिखेंगे माइनस 1 2 और 4, और दूसरे की 3 माइनस 4 और 2। बस इतना हमारा हो गया। सबसे पहले अपने को ऐसी डिटरमिनेंट बनानी, यानी ऐसा सारणी बनाना। अब जब मैं आई के लिए कर रहा हूं, जब मैं आई कैप के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं आई कैप वाले रो को छोड़ दूंगा, यानी उसका कोई काम नहीं है, ये पूरी तरीके से छूट जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, इसका रो और कॉलम पूरी तरीके से छूट जाता है, तो ये हट गए दोनों। ठीक है, बचे कौन, ये 4 एलिमेंट, 2 4 माइनस 4 और 2। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जाना ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे गुणा करने पर मिला हमें 4। फिर जाएंगे हम नीचे से ऊपर, तो अपन गुणा करेंगे माइनस 4 को 4 से, ठीक है। और जो इनका रिजल्ट है, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, और इन दोनों के बीच में लगेगा माइनस का साइन। ठीक है, आई के लिए उसका कॉलम और उसका रो दोनों छोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब उसका क्षैतिज और ये स्तंभ जो दोनों को छोड़ देंगे अपन, रो कॉलम हटा देंगे। तो फिर बचे हुए एलिमेंट को आपस में क्लब करेंगे, लेकिन उसमें भी पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, और उनके बीच में किसका साइन, माइनस का। फिर अपन को लिखना है नेक्स्ट जे के लिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, तो ये हट गया हमारा, है ना। अब अपन नेक्स्ट के लिए देखते हैं। जब जे के लिए देख रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो हटा दो। देखो एलिमेंट कौन कौन से बचे, एलिमेंट बचा -1 4 3 और 2। तो जे कैप के लिए लिखते हैं अपन, जे कैप के लिए हम लिख रहे हैं, तो देखो वही -1 गुणा 2, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है ना। तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, और बीच में किसका साइन, माइनस का। ठीक है, अभी मैंने ये जगह भी छोड़ी है, इन पे भी साइन बताना अभी अपने को। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर यार बहुत बहुत अजीब सा मेथड है, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये मेथड बहुत इजी लगेगा, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर लास्ट अपन के कैप के बारे में बात करते हैं। के कैप के लिए देखो, के कैप के लिए हम इसको हटाते हैं, हटाओ, ठीक है। अभी देखो, अब हम के कैप के लिए कर रहे हैं ना, तो के कैप के लिए इसको हटा दो आप, इसको हटा दो आप, ये 2 हट गए, इसका रो और इसका कॉलम हमने हटा दिया। बचा कौन, -1 2 3 4, तो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, रो हमेशा फॉर्मेट ये रहेगा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। ठीक है, तो देखो हमारे पास कितना आया, -1 गुणा -4 फिर 3 गुणा 2, तो ये 3 गुणा 2, और चिन्ह आ गया हमारा माइनस का। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब इनके आगे के चिन्ह के बारे में बात करते हैं, तो सिंपल है, प्लस माइनस प्लस, आई के आगे प्लस, जे के आगे माइनस, के आगे माइनस।
प्लस माइनस प्लस, बस इसको अब सॉल्व करना है। तो देखो आई कैप 4, 4 चौक 16, माइनस का 16, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस जे कैप माइनस का 2 और माइनस का 4 तिया 12, फिर प्लस का के कैप, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 एकम 4 माइनस 6, तो 16 और 4 हो गया 20 आई कैप, माइनस का 12 और 4 हो गया माइनस का 14, माइनस का 14 ऐसे सॉल्व करोगे तो प्लस का 14 हो गया, और 4 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2 के कैप। तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। ये अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, अभी डायरेक्ट करोगे ना तो और ही बड़ा लगेगा। क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन जो एग्जाम में जब आता है ना तो 2 नंबर से कम में नहीं आता, आपको बोलेगा ए क्रॉस बी निकालो तो कम से कम 2 नंबर का टीचर वो आपको देगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम ऐसा काम करते हैं, हम अभी ए क्रॉस बी निकाला ना तो अब अपन बी क्रॉस ए निकाल देते, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक बार और समझ आ जाएगा। तो देखो क्या है हमारे पास, ए वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस 2j प्लस का 4k, ऐसे बी देखो हमारा क्या था, बी है हमारे पास 3 माइनस 4 2, 3 माइनस 4 और 2, ठीक है। सेम तरीका है, अभी इस बार मुझे बी क्रॉस ए निकालना है ना, बी क्रॉस ए, देखो आई जे के, ये फॉर्मेट तो सेम, सब में सेम ही रहता है। अब क्योंकि बी क्रॉस ए लिख रहा हूं तो पहले बी के जो गुणांक है आई जे के पहले उनको लिखेंगे और फिर ए के गुणांक को लिखेंगे। तो देखो इनके गुणांक क्या है, 3 माइनस 4 2 और यहाँ पे माइनस 1 2 और 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गए। अब क्या करना है अपने को, वही सेम तरीका, आई के साथ जे के साथ के के साथ। तो देखो डब्बा बना दो, आई इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, फिर जे इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे और फिर के इसकी वैल्यूज यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसमें देखो मैं अब आप डायरेक्ट पहले लगाना चाहो तो लगा दो प्लस माइनस प्लस, प्लस लगाने का सेंस नहीं तो प्लस माइनस प्लस पहले लगा दिया। अब अपन एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब इसके लिए कर रहे हैं, इसके रो को और इसके कॉलम को हटा देंगे, ठीक है ना। वैसे ये हमारे कॉलम है और ये रो है, मैंने उल्टा बोल दिया, ये इसका कॉलम है और ये इसका रो है, दोनों को हटा देंगे। देखो बच्चा क्या, इसका इससे इसका इससे, तो माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूं, माइनस का 4 इंटू 4 क्या मिलेगा, माइनस का 16 और 2 गुणा 2 4, बीच में किसका चिन्ह आता है, हमेशा माइनस का, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपने को किसके लिए करना है, जे के लिए। तो जे का कॉलम हटाया, जे का रो हटाया, वैसे रो का तो कोई सेंस है नहीं, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए हटा रहे। तो 3 का 4 से करा, देखो सबसे ऊपर से नीचे, 3 का 4 से हो गया 12 और फिर माइनस एक का 2 से, तो माइनस 1 का 2 से करेंगे तो आएगा माइनस का 2, लेकिन बीच में चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक बार पीछे जाना, वीडियो में थोड़ा सा बैक जाना और उसके बाद उसको वापस देखना। ऑनलाइन का ये तो बेनिफिट है, आप वीडियो को पीछे जाकर के एक बार वापस देख सकते हो, मतलब टीचर को सेम चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पीछे जाओ वापस देख लो। तो देखो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसका इससे अपन ने किया था, अभी चलते अपन आगे, ये हो गया, ठीक है। फिर देखो के लिए कर रहे हैं, इसको हटाओ इसको हटाओ, ठीक है। तो देखो क्या करना है अपने को, इसके अंदर देखो अपने को करना है इसका इसके साथ पहले, तो 3 दूनी हो गया 6, फिर इसका इसके साथ, तो माइनस का 1 माइनस का 4 आपको देगा प्लस का 4, बीच में चिन्ह माइनस का, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का 20, 12 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 और 2 का 14, लेकिन बाहर माइनस का, तो माइनस का 14 और लास्ट में 6 माइनस 4 करोगे तो आ जाएगा 2। ये हमने निकाला बी क्रॉस से। हमने एक चीज अभी और बोली थी, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के नेगेटिव के इक्वल होता है। चेक कर लेते हैं कि क्या ये नेगेटिव के इक्वल है या नहीं है। हमने जो बोला था वो गलत तो नहीं था। देखो यहाँ पे आ रहा है -20 -14 वहाँ पे 2 और यहाँ पे
20, 14 और -2 है ना, नेगेटिव के इक्वल, मतलब जो हम बोल रहे थे वो बात करेक्ट थी। तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन डाला है और ये आई गेस आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी सा। तो अपन इसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन, यदि 2 आएगा यहाँ पे, यदि 2 सदिशों के अदिश एवं सदिश गुणन के परिमाण का अनुपात इतना है तो उनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है ना। तो मैं बोला पहले तो अदिश गुणनफल का परिमाण है ना, उसका परिमाण अपन ऐसे लिखते हैं, और सदिश गुणनफल के परिमाण का अनुपात, तो पहले तो उसको बट्टे में लिख देते हैं। इसका मान क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा, और परिमाण निकालने, इसका मतलब एन कैप नहीं लगाना, सिर्फ क्या लिखना है, ए बी साइन थीटा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अनुपात किसके बराबर है, √3 के। को चाहिए तो नीचे 1 लिख दो। अगर वो बोल देता √3 अनुपात 2 तो √3 अनुपात 2 लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी से कटा ए बी, कॉस अपॉन साइन, पढ़ा होगा 10th में सबने, कॉट आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा का मान √3 कहाँ पे होता है, शायद 30 डिग्री पे, है ना, क्योंकि tan थीटा का जो मान होता है √3 वो 60 पे होता है, तो कॉट के लिए 30 डिग्री। तो देखो अगर किसी को याद ना आए तो आप इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें 10 का मान याद नहीं है, लेकिन सॉरी कॉट का याद नहीं है लेकिन 10 का है। तो आप सबको पता है कॉट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर देते हैं, तो दोनों तरफ उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अगर 10 का याद है तो 10 का लिख दो कि 30 डिग्री आएगा। यहाँ अच्छे के लिए π/6, और अगर यहाँ से आता है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इससे भी जा सकते हो, जैसा आपका दिल करे, जैसा आपको याद हो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सदिश गुणा में जितना कुछ था मैंने आपको सबको पढ़ा दिया। अब इसकी इससे संबंधित कुछ भौतिक राशियां हैं जो होती हैं, जैसे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। बलागुण नाम की एक क्वांटिटी होती है, इसको अपन बोलते हैं टाउ, इस सिंबल को अपन बोलते हैं टाउ। ये जो टाउ है, टाउ नहीं टाउ, इट्स नॉट टाउ, इट्स टाउ। ये जो टाउ होता है ये किसके बराबर होता है, R क्रॉस F के। तो देखो यहाँ पे ये दोनों सदिश राशि है, R सदिश राशि, F भी सदिश राशि है, और उनका सदिश गुणनफल करा तो हमें एक सदिश राशि मिल गई, ठीक है ना। इसमें इसे हम बोलते हैं बलागुण। ये हमारी घूर्णन अक्ष से दूरी होती है। एक क्या होता है मैं भी आपको नहीं बता रहा, ये बता दूं, चलो बता देता हूं। और F हमारा बल होता है। बलागुण एक्चुअली वो बल होता है जो किसी भी वस्तु में घूर्णन उत्पन्न करते हैं। जैसे ही मान लो ये हो ही गया इसमें, मान लो ये जो है हमारा एक पेन है जो कि यहाँ से फिक्स, मतलब इस तरीके से इसके अबाउट घूम सकता है, जैसे आपका दरवाजा होता है ना वैसे ही कुछ। तो दरवाजा खोलने के लिए आप क्या करते हो, ऐसे दरवाजा एक तरफ से फिक्स होता है ना, मतलब पिवियोटेड होता है, तो जैसे धक्का लगा दो तो दरवाजा खुल जाता है ना। तो दरवाजे को खोलने के लिए आपने लंबवत दिशा में जो बल लगाया उसी को अपन बोलते हैं घूर्णन, बलागुण। वस्तु के अंदर घूर्णन उत्पन्न करने के लिए जो हम बल लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं बलागुण। तो उस बलागुण का ही सूत्र होता है, ठीक है। पढ़ेंगे एक चैप्टर में, घूर्णन वाला जो चैप्टर है। बाकी बस एक एग्जाम्पल था कि 2 सदिश राशियों के सदिश गुणनफल से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, सबने इंजॉय किया होगा। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। और हमारा एक ही मोटो, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, फालतू इधर उधर नहीं घूमना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।